तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के इस एपिसोड में। रात के बज रहे हैं 10:30। तो बहुत बड़ा वीडियो नहीं लेंगे, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए चुनकर छांट कर लाया हूं, जो कि आपके तैयारी को जांचेंगे, परखेंगे और पुख्ता भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। और सबसे पहला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, तो जितने लोग भी जग रहे हैं वो आ ही जाएंगे अभी, और जो आ रहे हैं वो अपना थंब भी लगा देंगे, अपनी हाजिरी लगा देंगे कि आपने वीडियो को देख लिया है। ठीक है, तो मुझे लगेगा कि आपने आया और थंब लगाया और मतलब वीडियो को आप देख रहे हैं। चलिए, बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे। तो आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों में से सही विकल्प है, आपको छांटना है। कर्णाभरण याकूब खां, रतन हजारा कुलपति, भाषा भूषण जसवंत सिंह और रस रहस्य मतीराम। आपको यहां पर ढूंढना है। देखिए, यहां पर क्या है कि आपको सही विकल्प ढूंढना है। बहुत बड़ी गलती हमसे हो जाती है कि हम यहां एक चीज नहीं देखते कि ऑप्शन में सही गलती ढूंढ रहा है या गलत ढूंढ रहा है। तो आपको सही चुनना या गलत चुनना, ये बहुत ध्यान समझिएगा। यहां सही विकल्प ढूंढा है। देखिए, भाषा भूषण, देखिए विपक्ष के नेता संसद में बहुत दिन तक यशवंत सिंह रहे हैं, और यशवंत सिंह भाषा के भूषण है, इसीलिए उनको विपक्ष का नेता चुना गया था। तो इसी ट्रिक से याद रखिएगा, भाषा भूषण जसवंत सिंह की रचना है। कर्णाभरण, कर्णाभरण, कर्णाभरण जो है यह कवि गोविंद की रचना है। किसकी रचना है? गोविंद की। देखिए, गोविंद बहुत रसिक थे और इसीलिए क्या करते थे, कानों में फूल लगा देते थे। क्या लगा देते थे? कानों में फूल लगा देते थे। इससे आपको याद रहेगा, कर्णाभरण गोविंद की रचना है। ठीक है, तो कवि गोविंद की रचना का नाम क्या है? कर्णाभरण है। रतन हजारा, रतन हजारा, रा से रतन और रा से रस निधि। क्या नाम है? रस निधि। देखिए, निधि का मतलब होता है धन संपदा, और रतन भी क्या होता है? धन और संपदा है। तो इस तरीके से इसको जोड़ सकते हैं। रस रहस्य, देखिए रस का रहस्य। देखिए, जिसके यहां 1,000 से अधिक लोग पढ़ते होंगे, 2,000 स्टूडेंट पढ़ते होंगे, यानी कि कहां इतने स्टूडेंट किसके अंडर में पढ़ते होंगे, तो उसको हम कहेंगे कुलपति। तो कुलपति जो होता है उसको सभी रसों का रहस्य मालूम होता है। तो यहां राइट आंसर हो जाएगा रस रहस्य, कुलपति मिश्र की रचना हो जाएगी। ये आसान हो गया। आज का दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या है? तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार, तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार, कविवर गंग के संबंध में यह कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। देखिए, अब यहां इतनी बड़ी बात कौन कह सकता है? सरदार वाली बात कौन कह सकता है? या तो बहुत गरीब आदमी कह सकता है या बहुत अमीर आदमी कह सकता है। तो देखिए, इसमें या तो कोई गरीब या कोई अमीर आदमी दिख रहा है। तो यहां अमीर आदमी तो नहीं दिख रहा है, लेकिन एक नाम ऐसा मिला है जो बहुत गरीब टाइप का लग रहा है। तो वो कौन है? भिखारी दास। भिखारी दास ने ये कहा है, काव्य निर्णय, रस सारांश, छंदार्णव पिंगल, श्रृंगार निर्णय, नाम प्रकाश, विष्णु पुराण भाषा, छंद प्रकाश और शतरंज सतिका और अमर प्रकाश इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जिसमें एक रचना है शतरंज शतिका। ठीक है, ये इनकी बहुत महत्वपूर्ण और चर्चित रचना है। रीतिकाल के जब रचनाकारों को हम पढ़ते हैं तो वहां एक चीज हमसे पूछी जाती है कि अमुक रचनाकार जो है वह किस प्रकार का है। ये छंद निरूपक ग्रंथ लिखता है, सर्वांग निरूपक लिखता है, अलंकार निरूपक लिखता है, किस प्रकार का रस निरूपक ग्रंथ लिखता है। तो यहां आपको बताना है कि भिखारी दास किस प्रकार के आचार्य हैं, ये किस प्रकार की रचनाएं करते हैं भिखारी दास के संबंध में, ये कमेंट करके आपको हमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबरपन घट में डूबो रही, तारा घट उषा नगरी। बहुत ही प्यारा सा अलंकार है और इसमें आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है। देखिए, लगभग लोग जानते होंगे कि इसमें रूपक अलंकार है, कोई दिक्कत नहीं।
देखिए ये सारे अलंकार किस प्रकार के अलंकार है आपको ये बताना है, फटाफट कमेंट करके बता दें, क्योंकि ज्यादातर लोग यही गलती कर देते हैं कि ये शब्दालंकार है या शब्दालंकार है या अर्थालंकार है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि ये शब्दालंकार है या अर्थालंकार है, दो में एक चीज बताइए। देखिए ज्यादा लोग देख रहे हैं, लाइक कम है, तो लाइक बढ़ाइए, फटाफट लाइक बढ़ाइए, तब तक मैं एक घूंट पानी पी लेता हूं। लाइक बढ़ा लीजिए, जल्दी से लाइक बढ़ाइए। चलिए, तो यहां पर शब्दालंकार और अर्थालंकार है, तो तीन जो है एक है, जैसे उपमा अलंकार। तीनों को मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूं। जैसे किसी ने कहा मैया मोहे चंद्र जैसा खिलौना खिलौना लइहों, ये एक स्टेटमेंट हो गया। माता ने कहा क्या चाहिए तुम्हें, तो तुरंत स्टेटमेंट उन्होंने बदला, उन्होंने कहा मैया मोहे चंद्र खिलौना लइहों। उन्होंने कहा हाँ क्या बोल रहे हो तुम। फिर उन्होंने अपना स्टेटमेंट बदला, कृष्ण भगवान ने, ये पहला स्टेटमेंट, ये दूसरा स्टेटमेंट, फिर उन्होंने अपना स्टेटमेंट बदला और उन्होंने कहा मैया चंद्र मोहे चंद्र मोहे मानो खिलौना लागो है। तो श्री कृष्ण भगवान ने अपनी बात तीन तरीके से कही। मैया मोहे चंद्र खिलौना लई हो, ये पहली बात कही। दूसरे कहा मैया मोहे चंद्र खिलौना लई हो, तो एक में कहा चंद्र जैसा खिलौना लई हो, और एक में उन्होंने कहा मैया मोहे चंद्र खिलौना लई हो, और एक में उन्होंने कहा मैया चंद्र मोहे मानो खिलौना लागू हैं। तीनों बात उन्होंने कही। बस ये तीनों अलंकार हो गए। जिसमें तुलना की जाती है वो होता है उपमा अलंकार। मैया मोहे चंद्र खिलौना लई हो, तो चंद्र जैसा खिलौना चाहिए, यानी तुलना की गई है, उपमेय उपमान की बात की गई है, तुलना, इसलिए उपमा हो गया। दूसरा है मैया मोहे चंद्र खिलौना लई हो, तो इसमें आरोप किया गया है, इसमें तुलना नहीं की गई है, बहुत नजदीकी मामला है, एकदम चीजें मिलजुल रही हैं, अत्यंत एक रूपता के कारण यहां पर रूपक अलंकार हो गया। और तीसरा मैया चंद्र मोहे मानो खिलौना लागो हैं, तो यहां क्या हो गया कि मानो लगा दिया गया, तो जहां पर भी उपमेय और उपमान दोनों साथ साथ नहीं होते हैं, कल्पना कर ली जाती, तो वहां उपमान उपस्थित नहीं होता, उपमान की कल्पना कर ली जाती है, तो वहां ये अलंकार आपका होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। तीनों अलंकार मैंने आपको एक ही फॉर्मेट में बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सखी संप्रदाय का प्रवर्तन किसके द्वारा हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप जरूर बता देंगे। देखिए सखी कौन हो सकती है, जो दास होगा, किसका दास होगा, हरि का दास होगा, तो जो हरि का दास होगा वही सखी हो सकता है। तो राइट आंसर हो गया सखी संप्रदाय निम्बार्क मत की एक शाखा है और हरिदास ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, और इसे हरिदासी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, हरिदासी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, और इसे निम्बार्क संप्रदाय की एक शाखा कहा जाता है। निम्बार्क में दो शब्द आ रहे हैं, एक तो शब्द आ रहा है निम्ब और एक शब्द आ रहा है अर्क, यानी सूर्य के दर्शन नीम के वृक्ष से, नीम से करने का जो तात्पर्य है उससे जोड़कर निम्ब और अर्क जोड़कर निम्बार्क संप्रदाय बना है। तो यहां राइट आंसर हो जाएगा आपका स्वामी हरिदास। ठीक है, अब क्या है इस धारा में, तो कृष्ण की सखी मानकर उनकी सेवा और उपासना करते हैं।
ध्यान रखिएगा, कृष्ण की सखी मानकर कृष्ण की सखी मानकर जो कवि या उपासक हैं वह इनकी पूजा और उपासना करते हैं, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला, बिहारी को किस श्रेणी के रीति कवियों में माना जाता है? बहुत ही मजेदार प्रश्न है। देखिए, रीति काल में सबसे बड़ा विभाजन और विवाद रहा है रीति काल के नामकरण में। श्रृंगार काल इसको कह दिया गया, कला काल कह दिया गया, ठीक है, और इसे भक्ति काल यानी मध्य काल के आधार पर पूर्व मध्य और उत्तर मध्य के हिसाब से भी विभाजित किया गया। लेकिन लड़ाई यहीं समाप्त नहीं होती। विश्वनाथ तिवारी और नगेंद्र ने काल विभाजन में भी काफी बदलाव किया। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त को लेकर बड़ा विवाद हुआ। मेन समस्या कहां आती है? हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास में बच्चन सिंह के द्वारा। बच्चन सिंह आते हैं तो कहते हैं कि आप लोग बड़ी अजीब बात कर रहे हैं। आप लोग ये कह रहे हैं कि रीति को छोड़ते हुए भी रीति मुक्त, यानी आप उसमें उन्हें सबसे बड़ा जो विवाद का विषय लगा वो रहा रीति मुक्त। उन्होंने कहा कि जब आप जिसमें रीति शब्द को जोड़ ही दे रहे हैं वह मुक्त कैसे हो सकता है? वही है कि आप काजल की कोठरी में घुस जाओ और आपको काजल ही नहीं लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए उन्होंने इसका नाम ही बदल दिया और नाम क्या रखा? मुक्त रीति, बद्ध रीति, और तीसरा विभाजन उन्होंने किया अभिजात या क्लासिकल वर्ग। और उसमें उन्होंने बिहारी को अकेला कभी माना कि बिहारी जो है वो रीति मुक्त कभी नहीं है, रीति सिद्ध कभी नहीं है, रीतिबद्ध कभी नहीं है, बिहारी क्लासिकल कवि हैं, अभिजात्य वर्ग कवि हैं, बड़े लोगों के कवि हैं। और इसीलिए वो कहते हैं कि बिहारी के यहां क्या मिलता है? बिहारी के यहां ग्रामीण चेतना के प्रति घृणा भाव मिलता है, क्योंकि बिहारी के काव्य में अभिजात्य वर्ग है और अभिजात्य वर्ग की जीरो फिगर वाली कन्याएं उनके यहां मिलती हैं। आपको कोई मोटी भद्राणी महिला नहीं मिलेगी, सब 16 वर्ष की जीरो फिगर वाली कन्याएं और युवतियां उनके यहां मिलेगी। इसलिए उनके यहां शहरी जीवन को महत्व दिया गया था, यानी बिहारी के समय में भी जीरो फिगर की बड़ी महत्ता थी। इसीलिए बच्चन सिंह ने उनके लिए यह बात कही थी। अब प्रश्न है कि बिहारी को किस श्रेणी के कवियों में रखेंगे? तो यहां पर किसी व्यक्ति को नहीं रखा गया है। तो रीति सिद्ध में बिहारी, सेनापति, बेनी, कृष्ण कवि, रसनिधि और पजनेश कवि आते हैं। तो बिहारी को हम किसमें रखेंगे? रीति सिद्ध कवियों के अंतर्गत रखेंगे। और रीति मुक्त में घनानंद आलम शेख बोधा ठाकुर रखेंगे। और रीतिबद्ध में केशव चिंतामणि, मतिराम देव, रसलीन, भूषण, कुलपति मिश्र, भिखारी दास और दूल्ह कवियों को रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलसी, बिहारी, मतिराम और बृंद आदि कवियों की 7 सतसइयों का संकलन सतसई सप्तक में हुआ है। इस सतसई सप्तक के संकलनकर्ता कौन थे? देखिए, ये आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये पूरे पेपर का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये आपको बताना है। देखिए, इसमें एक शिक्षाविद हैं और शिक्षाविद के साथ साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा संपादन करने का भी काम किया है, जिनका नाम है श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास सतसई के संकलनकर्ता श्याम सुंदर दास हैं। और इन्होंने रामनारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह के साथ मिलकर 1893 नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना भी की थी। इन्होंने कई रचनाएं भी लिखी, हिंदी कोविद रत्नमाला, साहित्यालोचन, भाषा विकास, भाषा विज्ञान, गज सुकमावली, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदी भाषा और साहित्य, गोस्वामी तुलसीदास, रूपक रहस्य, भाषा रहस्य, हिंदी गद्य के निर्माता, मेरी आत्म कहानी। सबसे महत्वपूर्ण रचना इनकी जो मानी जाती है वो मानी जाती है मेरी आत्म कहानी। आप सबको कमेंट करके बताना है कि यह रचना किस विधा की रचना है। मेरी आत्म कहानी इनकी किस विधा की रचना है, ये आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है साथियों, देव माने जाते हैं रसवादी, अलंकारवादी, रीतिवादी या किस प्रकार के कवि माने जाते हैं?
सर्वांग निरूपक हैं, रस निरूपक हैं, किस प्रकार के माने जाते हैं? चलिए, देखिए आप अगर देव तक चलेंगे तो इन्होंने 34वां संचारी भाव छल को माना। अब ये संचारी भाव जो है तत्व, जो संचारी तत्व है वह किसके अंतर्गत आता है साथियों? तो वो संचारी तत्व आता है रस के अंतर्गत। तो ये तो सिद्ध हो गया कि रसवादी आचार्य हैं। भाव विलास अष्टायाम भवानी विलास प्रेम तरंग कुशल विलास देवचरित जात विलास रस विलास प्रेम चंद्रिका सुजान विनोद रसानंद लहरी। अब आपको बताना है कि सुजान हित किसकी रचना है। आपको बताना है सुजान हित किसकी रचना है और सुजान चरित किसकी रचना है और सुजान विनोद किसकी रचना है। ये आपको कमेंट में तीनों रचनाओं को बताना है। देखिए जो मिलती जुलती रचनाएं हैं वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से विट्ठलनाथ के शिष्य कौन है? चलिए बताइए। देखिए तो अष्टछाप कवि आते हैं, अष्टछाप कवि आते हैं और अष्टछाप कवियों में 8 कवि हैं, जिसमें 4 कवि विट्ठलनाथ के और 4 वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। शुरू के 4 जो हैं वो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और इनका ट्रिक है कुसूर परम कृष्ण का है। कुसूर परम कृष्ण का है। क्या क्या कुसूर है कि वो नंद की छत पर, नंद की छत पर, नंद की छत पर गाय चराने गए। क्या चराने गए? गाय चराने गए और यही सबसे बड़ा कुसूर उनका है। तो कुसूर परम कृष्ण का है, ये वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और बाद वाले विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। ठीक है। वल्लभाचार्य के शिष्य कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास और विट्ठलनाथ के शिष्य नंददास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि अष्टछाप की स्थापना किस सन में हुई थी। अष्टछाप की स्थापना किस सन में हुई थी, ये आपको कमेंट करके जवाब देना है साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अनुराग बांसुरी के रचनाकार कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण और प्यारी सी रचना है अनुराग बांसुरी। दरअसल 1764 में नूर मोहम्मद के द्वारा अनुराग बांसुरी नामक रचना लिखी जाती है। हंस जवाहर कासिम शाह की है, चंदायन 1379 मुल्ला दाऊद की है और पंचाध्यायी शेख रहीम की रचना है जो कि 1699 में लिखी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य में नहीं है? गुरु की महत्ता, बाह्याडंबरों का खंडन, रहस्यवादी भावना, वर्ण व्यवस्था का समर्थन। चलिए देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए गुरु की महत्ता तो यहां आपको देखने कर मिलेगी। बहुत बढ़िया मनोज जी, गुरु की महत्ता तो देखने के लिए मिलेगी। गुरु गोविंदो खड़े, बाह्य आडंबरों का खंडन, घर की चाकी कौन पूजे, जेकर खात संसार, पत्थर पूजे हर मिले, खूब बाह्य आडंबरों का विरोध हुआ। रहस्यवादी भावना क्या है कि कुंभ बीच जल है, जल बीच कुंभ है, बाहर भीतर पानी, इस तरह से रहस्यवादी चेतना। वर्ण व्यवस्था का समर्थन नहीं किया गया बल्कि वर्ण व्यवस्था का विरोध किया गया है भक्तिकालीन चेतना में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूफी कवियों के संबंध में सत्य नहीं है? सूफी कवि अमर प्रेम के उपासक और गायक थे। ये सभी कवि राजाओं के दरबारी कवि थे। सभी सूफी कवियों ने मसनवी शैली को अपनाया है। इन्होंने प्रबंध काव्यों की रचना की है। चलिए बताइए। दरअसल सूफी कवि जो है
रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें प्रेम मार्गी शाखा कहा। सूफी कवि, अमर प्रेम के उपासक गायक थे। ईश्वर को नारी प्रेमिका और जीवात्मा साधक को पुरुष प्रेमी के रूप में कल्पित करते हैं। लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की प्राप्ति इन्होंने बताई है और इन्होंने इश्क मिजाजी से इश्क हकीकी तक की यात्रा पर बल दिया है और इन्होंने मैस्नवी शैली में प्रबंध काव्यों की रचना की है। अब यहां कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, कौन सा गलत है? तो ये सभी कवि राजाओं के दरबारी कवि थे। तो जो दरबारी प्रवृत्ति आपको देखने के लिए मिलती है वो आदिकाल में मिलती है और रीतिकाल में मिलती है। ये सभी कवि दरबारी नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ब्रज भाषा के मतिराम ऐसे कवियों के समकक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर से तक टक्कर लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने यह किस कवि के लिए कहा है? चलिए, देखिए रामचंद्र शुक्ल का अगर आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं तो रामचंद्र शुक्ल सीधे सीधे इस प्रकार के कथन अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखते हैं। ठीक है, तो नवरस तरंग नामक ग्रंथ के रचनाकार जो है रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। नायिका भेद और रस भेद के निरूपण वाले ग्रंथ जिन्होंने लिखे हैं, नवरस तरंग, नवरस तरंग की रचना करने वाले कवि जिनका नाम है बेनी प्रवीण। तो बेनी प्रवीण के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह ग्रंथ कहा है कि ये ब्रज भाषा के मतिराम ऐसे कवियों के समकक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक से टक्कर लेते हैं। तो दो कवियों को एक साथ तुलनित किया है बेनी प्रवीण के साथ। इनकी से विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर भी अपूर्व है। ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन किस कवि के संबंध में है, बताइए? देखिए, इन्हें वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि के रूप में मान्यता दी है। तो ये एकदम मामला खुल गया। गहनानंद जो हैं ये अपने ही आंसू से रोते हैं, इन्हें किराए के आंसू नहीं लेने पड़ते हैं, यह बात है। जो कुछ हलचल है वह भीतर की है, बाहर से ये वियोग प्रशांत और गंभीर हैं। न उसमें करवटें बदलना है, न सेज की आग की तरह तपना है, न उछल उछल कर भागना है। उनकी मौन मध्य पुकार है। ये साक्षात रस मूर्ति और ब्रज भाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में है और ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। छायावाद युग में लिखी गई कविता पुस्तक ब्रज रस के रचनाकार कौन है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ब्रज रस। चलिए, देखिए ब्रजरस और भावुक दो रचनाएं इन्होंने लिखा है। एक तो ब्रजरस और दूसरी रचना का नाम है भावुक। और ये रचना किसने किया है, भावुक और ब्रजरस? तो ये हैं आपके राय कृष्ण दास। कौन है ये? राय कृष्ण दास हैं जिन्होंने यह रचना की है। वियोगी ने हरि ने भावना, प्रार्थना, अंतरनाद, प्रेम शतक, वीर सत्सई नामक रचनाएं लिखी हैं। देखिए, एक प्रश्न और पूछा जाता है कि इनमें से किस रचनाकार ने सतसई नहीं लिखा है? सतसई नहीं लिखा है तो इसलिए यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि किसने किसने सतसई लिखा है। तो इसलिए सतसई वाले प्रश्न आप सबको याद कर लेने हैं। शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य कौन थे? चलिए बताइए, हाजी बाबा के शिष्य कौन थे? देखिए, यहां पर बात करें तो हाजी बाबा के शिष्य उस्मान, मोहम्मद गौस के मंझन, शेख बुरहान के कुतुबन और सैयद मुहिद्दीन के जायसी शिष्य थे। तो हाजी बाबा के शिष्य कौन हो जाते हैं? राइट आंसर हो जाता है आपका उस्मान। अगला प्रश्न, हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा का आरंभ आचार्य रामचंद्र शुक्ल किससे मानते हैं?
ये प्रश्न 100% का है। देखिए, देखिए यहां पर दरअसल चिंतामणि और केशवदास दो लोग हैं ऐसे, अगर समय के अनुसार देखें तो डॉक्टर नगेंद्र ने केशव को रीतिकाल का प्रवर्तक माना, क्योंकि केशव पहले आते हैं। रामचंद्र शुक्ल केशव दास को भक्ति काल के अंतर्गत रखते हैं, भक्ति काल के कवियों में रखते हैं। केशव दास के विषय में एक और बहुत भ्रांति है, एक भ्रांति है कि केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा, और इसका उत्तर रामचंद्र शुक्ल नहीं है। इसका उत्तर रामचंद्र शुक्ल नहीं है। किसने कहा है ये आप ढूंढिएगा और कमेंट करके हमको बताइएगा, लेकिन मैं आपसे बता रहा हूं कि केशव को कठिन काव्य का प्रेत रामचंद्र शुक्ल ने कहीं नहीं कहा है। रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई जितनी पुस्तकें हैं आप सबका अध्ययन कर लीजिएगा। बात कर रहे हैं केशव को नगेंद्र, यहां बात की गई है केशव दास की, तो केशव को नगेंद्र दास ने किया। शुक्ल जी ने इनको क्यों नहीं कहा, क्योंकि केशव जो है वो अलंकारवादी हैं। केशव क्या है, अलंकारवादी हैं। और जो चिंतामणि हैं, चिंतामणि रसवादी हैं। तो रसवादी परंपरा होने के कारण, क्योंकि रीतिकाल की जो परंपरा है वह रसवादी परंपरा से चलती है, इसलिए चिंतामणि से रसवादी परंपरा के कारण रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभ माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सूफी कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करिए। बहुत आसान सा प्रश्न है, चलिए सुमेलित करते हैं। उस्मान, देखिए उसका चित्र देखिए, उसका चित्र देखिए, कितनी साल की उम्र में, 16 साल में। देखिए 16 साल की कन्या, 16 साल का जो युवक है उसके बड़े आकर्षण होते हैं। तो उसका चित्र देखिए, कितने साल वाला, 16 साल वाला। नूर मोहम्मद, देखिए हमेशा बांसुरी में नूर टपकता है, बांसुरी में क्या टपकता है, नूर टपकता है। और मृग जो है वह घास को कुतुब कुतुब कर खाता है, ठीक है। और जो है कासिम शाह, कासिम शाह हंस जवाहरी, कासिम नाम का एक व्यक्ति था जो कि हंसों को पालता था। तो बस आसान हो गया। कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एकालाप है, इस पंक्ति के रचयिता कौन है। देखिए यहां पर आधुनिक कवियों में एक कवि का नाम आता है सुदामा पांडे धूमिल। धूमिल आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं। संसद से सड़क तक इनकी एक कविता है, और संसद से सड़क तक कल सुनना मुझे सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, ये इनकी महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण कविताओं में मोचीराम, 20 साल बाद, पटकथा, रोगी, रोटी और संसद, लोहे का स्वाद, ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण कविताएं हैं। तो ये जो पंक्ति है ये सुदामा पांडे धूमिल की है। निम्नलिखित कवियों में से एक भारतीय युग के नहीं है। देखिए ये कितना प्यारा सा प्रश्न है। जितना आसान प्रश्न उतनी ज्यादा संभावना होती है प्रश्नों के गलत होने की। देखिए ऑप्शंस क्या हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र और अंबिका दत्त व्यास। यहां बताना है कि भारतीय युग के कवि नहीं है। चलिए देखिए यहां पर बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हैं, प्रताप नारायण मिश्र भी हैं, और अंबिका दत्त व्यास भी हैं। बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, राधा चरण गोस्वामी, जगमोहन सिंह, राधा कृष्ण दास, दुर्गा दत्त व्यास, लाला श्रीनिवास दास और नवीन चतुर्वेदी। जो पहले कवि हैं इनको हम द्विवेदी युग में रखते हैं। किस युग में रखते हैं, तो द्विवेदी युग में रखते हैं। तो ये ऑप्शन आपका पहला सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हो गया है व्यर्थ जीवन में रण में हार गया, गया हार, यह पंक्ति निराला की किस कविता से ली गई है। चलिए देखिए इन्होंने यह कविता वन बेला से ली है। किससे ली है, वन बेला कविता से लिखी है, ठीक है। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अणिमा, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज और सांध्य काकली इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। एक प्रश्न आपके लिए छोड़ रहा हूं कि वह कौन सी रचना है निराला की जो उनके मृत्योपरांत प्रकाशित होती है।
मृत्यु के उपरांत कौन सी कविता, कौन सी रचना इनकी प्रकाशित होती है निराला की, ये कमेंट करके आपको बताना है। निम्नलिखित युग्मों से सही युग्म का सुमेलन कीजिए। गीत फरोश, गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र, सही नहीं है, ढूंढना है। चांद का मुंह टेढ़ा है, गजानन माधव मुक्तिबोध। धूप के घाम, सॉरी, गिरजा कुमार माथुर। और टूटने का सुख, ये भवानी प्रसाद मिश्र का है। किसका है? भवानी प्रसाद मिश्र का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गिरजे का घंटा इनकी पहली कविता मानी जाती है। गिरजे का घंटा आप सब जान गए होंगे। जितने भी छायावाद के कवि हैं, यहां दो प्रश्न बनते हैं। प्रथम छायावादी रचना, प्रथम छायावादी रचना और प्रथम रचना, ये दोनों प्रश्न बनते हैं छायावाद के कवियों पर। यानी निराला की पहली छायावादी रचना कौन सी है और निराला की पहली रचना कौन सी है। सुमित्रानंदन पंत की पहली छायावादी रचना कौन सी है और पहली रचना कौन सी है। यहां तक कि कुछ तरह पंत के लिए यह भी पूछा जाता है कि इनकी अंतिम छायावादी रचना कौन सी है। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है। छायावाद का घोषणा पत्र, छायावाद की प्रयोगशाला, इस तरह के कई प्रश्न यहां पर बनते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया आपका 22 नंबर प्रश्न का बी। आपको बताना है कि पंत की किस रचना को उनका दुधमुहा प्रयास कहा जाता है। किस रचना को पंत की रचनाओं में दुधमुहा प्रयास कहा जाता है, यह आपको कमेंट करके बताना है कि किस रचना को दुधमुहा प्रयास कहा जाता है। तो वीणा ठीक है, सही है। बाकी लोग भी बता दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैथिली शरण गुप्त कृत यशोधरा किस विधा की रचना है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यशोधरा, यशोधरा दरअसल ये न तो गद्य है न ही पद्य है। 1933 में 1933 में गौतम बुद्ध के गृह त्याग की कथा है और यह गद्य और पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। चंपू काव्य। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, ये कथन किसका है? ये कथन महादेवी वर्मा का है। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है, नंदुलारे बाजपेयी का कथन है। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति मची अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से व्यक्त किया गया, जयशंकर प्रसाद का कथन है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवादी और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। रामविलास शर्मा। देखिए छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह कथन नागेंद्र का है। लेकिन इसी कथन के विरोध में या उल्टा करते हुए कथन आया कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा है। यह भी कथन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और यह कथन है रामविलास शर्मा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से एक द्विवेदी युगीन कविता की प्रकृति नहीं है। द्विवेदी युगीन कविता, देखिए द्विवेदी युगीन कविता का सबसे बड़ा काम क्या था? राष्ट्रीयता, इतिवृत्तात्मकता, नीति और आदर्श का चित्रण, सामाजिक समस्याओं का चित्रण, मानवतावादी विचार का प्रादुर्भाव, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा, काव्य रूपों की विविधता, अनुदित रचनाएं, प्रबंध काव्यों की रचनाएं। और यहां पर एक जो आता है कल्पना का अतिरेक। कल्पना का अतिरेक जो है साथियों, यह छायावाद की विशेषता है और यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सही युग्म का चयन कीजिए। फिलहाल, इन दिनों, सहचर में, है समय और सोना माटी, यहां पर आपको करना है। फिलहाल, फिलहाल,
यहां पर ये अशोक वाजपेयी की रचना है। इन दिनों कुंवर नारायण की है। सहचर है समय रामदरस मिश्र की है। सोना माटी विवेकी राय की है। ठीक है, विवेकी राय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहां जो सोवत है किस अवधि सम्राट की कविता है। चलिए देखिए, बंशीधर शुक्ल अवधि के महान कवि हैं। कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा ये जिंदगी है कौम की तू कौम पर लुटाए जा। यह कविता भी इन्हीं ने ही लिखा है। तो बंशीधर शुक्ल राइट आंसर। हिंदी में प्रयोगवाद का प्रारंभ किस रचना से माना जाता है? तो ये तो आप लोग आंख मूंद के बता देंगे। 1943 में तार सप्तक से इसकी शुरुआत मानी जाती है। द्विवेदी युग की निम्नलिखित रचनाओं में से एक महाकाव्य नहीं है। एक महाकाव्य नहीं है। जयद्रथ खंडकाव्य है 1910 मैथिली शरणगुप्त। प्रिय प्रवास महाकाव्य 1914 हरिऔध। साकेत महाकाव्य 1931 मैथिली शरणगुप्त। और रामचरित चिंतामणि महाकाव्य 1920 रामचरित उपाध्याय का। जयद्रथ वध एक खंड काव्य है। लेकिन आप सबको एक सवाल का जवाब देना है कि 1914 में रचित खड़ी बोली हिंदी में हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। लेकिन इसे किसने महाकाव्य नहीं माना है? इसे किसने महाकाव्य नहीं माना है? ये आज का प्रश्न है। आपको बताना है कि किसने इसे महाकाव्य नहीं माना है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो प्रिय प्रवास जो है 1914 में लिखित रचना है। महाकाव्य इसको किसने नहीं माना है ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रामदरस मिश्र को किस काव्य संग्रह के लिए 2015 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? रामदरस मिश्र। रामदरस मिश्र कविता संग्रह आग की हंसी के लिए 2015 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और इन्होंने सलाका सम्मान भी मिला है। आम के पत्ते कविता संग्रह के लिए। पक गई है धूप आग की हंसी कंधे पर सूरज शब्द से पथ के गीत बैरंग बेराम चिट्ठियां आग कुछ नहीं बोलती बारिश में भीगते बच्चे हंसी ओट पर आंखें नम है आम के पत्ते इनके कुछ महत्वपूर्ण कविता संग्रह है। और राइट आंसर यहां पर हो जाता है आग की हंसी। शुक्ल जी ने नहीं माना। मनोज जी बहुत अच्छा, धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्ञान भिन्न कुछ क्रिया भिन्न है इच्छा क्यों पूरी हो मन की एक दूसरे से न मिल सके यही विडंबना है जीवन की। कामायनी के किस सर्ग से ली गई यह कविता है? यह आपको बताना है। कामायनी के किस सर्ग से ली गई है, ध्यान रखिएगा। देखिए इस पूरी पंक्ति को आप पढ़ें तो आपको एक चीज लगेगा कि बड़ी रहस्यवादी बात की गई है। क्या की गई है? बहुत रहस्यवादी बात की गई है। और इसीलिए सर्ग का ही नाम क्या हो जाता है? रहस्य हो जाता है। और इस पूरी पंक्ति में प्रसाद जी ने कामायनी क्यों लिखा है इस पूरे सार को दर्शाया है। वो कौन से तत्व हैं जो एक साथ नहीं आ पा रहे? ज्ञान भिन्न कुछ क्रिया भिन्न है इच्छा पूरी क्यों हो मन की। देखिए बड़ी भिन्नता है। हम आईएएस बनना चाहते लेकिन टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। स्वाभाविक है हम दुखी रहेंगे। यानी हमारी क्रिया कुछ अलग तरीके से है, ज्ञान हमारा किसी और तरीके का है और इच्छा हमारी कुछ और तरीके की है। तो पूरी कामायनी इसी तरह लिखी गई है। प्रतिभिज्ञा दर्शन को बनाया गया है। ज्ञान क्रिया और इच्छा इनमें क्या है? हमारा कर्म जो है वो अलग दिशा में है और यहीं से यह बात निकलकर सामने आती है। प्रयाग रामागमन के लेखक कौन हैं? बहुत ही प्यारा महत्वपूर्ण प्रश्न है।
जीर्ण जनपद आनंद अरुणोदय हार्दिक हर्षादर्श मयंक महिमा अलौकिक लीला वर्षा बिंदु भारत सौभाग्य प्रयाग रामागमन, ये प्रेम घन की रचनाएं हैं। प्रेम मालिका प्रेम सरोवर गीत गोविंद वर्षा विनोद प्रेम फुलवारी वेणुगीत प्रेमांश वर्णन प्रेम माधुरी प्रेम तरक प्रेम तालाब विजय बल्लरी विजय विजयनी पताका नए जमाने की मुकरी और भक्तमाल इत्यादि रचनाएं भारतेंदु की हैं। आपको बताना है भारतेंदु की कौन सी रचना खड़ी बोली कविता के लिए जानी जाती है। खड़ी बोली कविता भारतेंदु ने किस संग्रह में लिखा है, आपको ये बताना है। राइट आंसर हो जाएंगे प्रेमघन। शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा, यह पंक्ति कहां से ली गई है। देखिए, साला बाला कलश, साला बाला कलश, शाला बाला कलश। तो साला में बाला आई कलश लेकर, हो गई रचना किसकी? ये हो गई रचना हरिवंश राय बच्चन की। अब हरिवंश राय बच्चन की रचना है मधुकलश। मधुकलश में यह लिया गया है। नेक्स्ट, दिनकर के किस काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण है? युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण है, बताइए। बहुत आसान सा है, कुरुक्षेत्र। उर्वशी दिनकर जी द्वारा रचित काव्य नाटक है। केंद्रीय भाव इसका प्रेम है। रश्मिरथी कर्ण के जीवन पर आधारित काव्य है। इसमें समसामयिक प्रश्नों को भी दिया गया है और समाधेनी काव्य राष्ट्रीयता का मूल प्रतीक है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र। ठीक है, यहां पर आधुनिक गीता किस रचना को कहा जाता है, यह आपको कमेंट करके बताना है। आधुनिक गीता किस रचना को कहा जाता है, यह आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न, लोकायतन पंथ की प्रबंध कृति है जो कि 2 खंडों में विभाजित है। लोकायतन, चलिए जल्दी से बताइए। लोकायतन जो है, इसमें बाह्य परिवेश और अंतस चैतन्य, ये इनके 2 भाग हैं। प्रथम खंड में आजादी की प्राप्ति और द्वितीय खंड में स्वतंत्रता की बाद की स्थितियों का वर्णन है और इसमें कुल 680 पृष्ठ हैं। कितने पृष्ठ हैं? 680 पृष्ठ हैं। चलिए नेक्स्ट, ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? तो आप सब जानते ही हैं, ये उपन्यास है। ठेठ हिंदी का ठाठ, इसका दूसरा नाम क्या है, यह आपको बताना है। 1899 में ठेठ हिंदी का ठाठ रचना लिखी जाती है, लेकिन इसका दोहरा नामकरण है। आपको बताना है कि इसका दूसरा वाला नाम क्या है। आपको कमेंट करके बताना है कि इसका दूसरा नाम क्या है। चलिए, हरिवंश राय बच्चन की काव्यधारा का उल्लेख करिए। तो ये तो बहुत आसान है, मुझे लगता है कि सभी लोग बता ही देंगे। हालावाद 1933 से 1936 तक का समय माना जाता है। 1933 से 1936 का समय। 1918 से 1936 का समय छायावाद का माना जाता है। यानी छायावाद के उत्तर में या छायावाद के अंत में ही यह रचना मानी जाती है। नहीं, अधिखिला फूल नहीं है। आपको बताना है कि इस रचना का दूसरा नाम क्या है। आपको बताना है ठेठ हिंदी का ठाठ का दूसरा नाम क्या है, यह बताना है। अधिखिला फूल नहीं है। तो यहां पर छायावाद हो गया, लेकिन यहां पर हम बात कर रहे थे हालावाद। इसे हालावाद के नाम से जाना जाता है और संसार के दुख दर्द निराशा को भूलकर प्रेम मस्ती में डूबकर प्रेम को ही सर्वस्व मानना हालावाद की प्रमुख विशेषता है। इसे प्रेम काव्य, प्रेम व मस्ती का काव्य, अल्हड़ता और अखड़ता का काव्य माना जाता है। और इस पूरे भाव बोध पर किसका प्रभाव है?
किसका प्रभाव है ये आपको बताना है, तो पूरे हालावाद पर उमर खयाम की रुबाइयों का प्रभाव है। किसका? उमर खयाम की रुबाइयों का इस पर प्रभाव है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। 39, जिंदगी और गुलाब किसका कहानी संकलन है? जिंदगी और गुलाब। देखिए, जिंदगी और गुलाब के फूल, फिर बसंत आया, एक कोई दूसरा, कितना बड़ा झूठ इत्यादि रचनाओं की रचनाकार उषा प्रियंवदा की रचनाएं हैं, तो यहां पर ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदान उपन्यास की मुख्य कथा का आधार है, ये तो मुझे लगता है सभी लोग जवाब दे देंगे, कृषक जीवन। लेकिन आपको एक चीज और बताना है इससे जोड़कर कि गोदान उपन्यास सबसे अंतिम में आता है 1936 में। किस उपन्यास का अगला भाग, मतलब किस उपन्यास की कथा का अगला भाग गोदान माना जाता है, यानी प्रेमचंद के किस उपन्यास से इस कथा की शुरुआत होती है और इस कथा का अंत वो गोदान में करते हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। देखिए, आप लोगों के लिए बहुत सारे प्रश्न मैं छोड़ रहा हूं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो दरअसल आप लोग कहते हैं सर थोड़ा जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कराया करिए, समय ज्यादा मत लिया करिए, तो इसलिए मैं कम समय में प्रश्नों को पढ़ाता हूं, लेकिन जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका जवाब आपके लिए छोड़ देता हूं कि आप उनके जवाब ढूंढें। तो गोदान की कथा जो है किस उपन्यास से शुरू होती है और किसका समापन गोदान में होता है, प्रेमचंद के ही उपन्यास में, ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृतलाल नागल का प्रथम प्रकाशित उपन्यास कौन सा है? अमृतलाल नागर। महाकाल इनका एक उपन्यास है, महाकाल। महाकाल उपन्यास बाद में किस नाम से आता है? तो महाकाल उपन्यास जो है बाद में भूख नाम से आ जाता है। किस भू नाम से आ जाता है? भूख के नाम से आ जाता है। बूंद और समुद्र ये 1956 में, शतरंज की मोहरे 59 में, सुहाग के नुपुर 1960 में, अमृत और विष 1966, सात घूंघट वाला मुखड़ा 68, एकदा नैमिषारण्य 1972, मानस कांस 1972, नाचो बहुत गोपाल 78, खंजन नयन 1981, बिखरे तिनके 82, अग्निगर्भा 83, करवट 85 और पीढ़ियां 1990। और यहां राइट आंसर हो जाता है बूंद और समुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक उपन्यास अमरबेल के लेखक कौन है? सामाजिक उपन्यास अमरबेल के लेखक कौन है? अमरबेल कुंडली चक्र, प्रेम की भेंट, प्रत्यागत, कभी न कभी, अचल मेरा कोई, लगन, संगम, सोना आहत इत्यादि सामाजिक उपन्यास लिखने वाले सामाजिक और ऐतिहासिक उपन्यासकार वृंदावन लाल वर्मा की रचनाएं हैं। 42 का ए। निम्नलिखित में से एक उपन्यास की कथा वस्तु का संबंध औपनिषदिक युग से है। औपनिषदिक युग से है, थोड़ा सा ये यहां पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो औपनिषदिक युग से किसका संबंध है ये आपको बताना है। तो यहां पर आप जानते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास है जिनका क्रम भी पूछता कैसे है, चार बाण पुन पोथा। क्या ट्रिक होता है? चार बाण पुन पोथा। पहले छोटे से बच्चे को आप चार डंडा मारते हैं और फिर उससे कहते हैं पुनः कहते हैं कि पोथा यानी किताब निकालो। तो ये इनके उपन्यास हो जाते हैं चार बाण पुन पोथा। अनामदास का पोथा 1976 जो कि औपनिषदिक युग पर है, बाणभट्ट की आत्मकथा हर्षवर्धन कालीन सामाजिक राजनीतिक पर है, पुनर्नवा गुप्तकालीन समुद्रगुप्त पर है, चारु चंद्रलेख मध्ययुगीन सातवाहन काल का वर्णन किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? चार बाण पुन पोथा। तो अनामदास का पोथा, अर्थात यहां राइट आंसर हो जाएगा सी। आपको बताना है कि इनकी किस रचना को रैक्व आख्यान के नाम से बताया गया है और रैक्व शब्द का अर्थ क्या होता है, ये आपको दो प्रश्नों के जवाब कमेंट में छोड़ने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिवादी उपन्यासकारों की परंपरा में निम्नलिखित में से कौन नहीं है? व्यक्तिवादी उपन्यासकार सामाजिक शक्तियों के स्थान पर व्यक्ति की सत्ता और उसके अस्तित्व को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। व्यक्तिवादी उपन्यासकारों में भगवती चरण वर्मा, उपेंद्र नाथ हंस, रामेश्वर शुक्ल अंचल, भगवती प्रसाद वाजपेयी
और उषा देवी मिश्रा प्रमुख रूप से माने जाते हैं, जबकि गोपाल राम गहमरी जासूसी उपन्यासकारों के जन्मदाता माने जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर डी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम उपन्यासकार कौन है? श्रद्धाराम फिल्लौरी, श्रीनिवास दास, किशोरीलाल गोस्वामी या मुंशी प्रेमचंद। देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु 1882 श्रीनिवास दास को हिंदी का पहला उपन्यासकार माना। गणपति चंद्र गुप्त ने भाग्यवती 1877 श्रद्धाराम फिल्लौरी को हिंदी का पहला उपन्यासकार माना। गोपाल राय ने देवरानी जेठानी की कहानी 1870 गौरी दत्त को माना। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा 1889 भारतेंदु हरिश्चंद्र को पहला माना। और श्री कृष्णलाल ने चंद्रकांता 1888 देवकी नंदन खत्री को हिंदी का प्रथम माना है। तो यहां राइट आंसर हो जाता है श्रीनिवास दास। निम्नलिखित में से मनोहर श्याम जोशी की रचना नहीं है। मनोहर श्याम जोशी की रचना कौन सी नहीं है, यह आपको बताना है। कुरकुर स्वाहा, कसब, हरिया हरकुलिस की हैरानी, हमजा, टाटा प्रोफेसर, क्या, कौन हूं मैं, उत्तराधिकारी इत्यादि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और यहां पर सोना माटी, अभी भी हम लोगों ने इस रचना की चर्चा किया था, सोना माटी की रचना, और ये विवेकी राय की रचना हो जाती। किसकी हो जाती है? विवेकी राय, द राइट आंसर। 47 नंबर प्रश्न, उपन्यास और उपन्यासकार का युग्म यहां पर अशुद्ध है, ये आपको बताना है। काला पहाड़, क्या बताना है? काला पहाड़। चलिए, यहां पर काला पहाड़ 1999 में भगवान दास मोरवाल की रचना है। करवट, करवट कौन लेगा? अमृतलाल लेंगे। तो करवट जो है किसका है? अमृतलाल नागर का है। वे दिन, वे दिन कैसे थे? निर्मल थे। अंधेरे के जुगनू, रांगे राघव। तो ये आपका क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट, अधोलिखित में से एक उपन्यास नासिरा शर्मा द्वारा लिखित है। नासिरा शर्मा, देखिए नासिरा शर्मा की जितनी रचनाएं हैं उसको नाक की सिरा से जोड़ के हमने याद करवाया था ट्रिक के माध्यम से। यहां आपको बताना है कौन कौन सी रचनाएं। मछली मरी हुई, तो 7 नदियां एक समुंदर, ये नासिरा शर्मा की रचना है। मछली मरी हुई राजकमल चौधरी, जो कि लेस्बियन पर आधारित है। वह अपना चेहरा गोविंद मिश्र का है। टेराकोटा लक्ष्मीकांत वर्मा की रचना है। तो राइट आंसर 7 नदियां एक समुंदर। फणीश्वर नाथ रेणु ने के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित शरणार्थियों की दारुण दशा का चित्रण है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, बात करें यहां पर जुलूस, तो पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित शरणार्थियों की चित्रण है। मैलांचल में बिहार के पूर्णिया के मेरीगंज की कथा है। दीर्घ तपा में विमेंस वेलफेयर में आई महिलाओं के यौन उत्पीड़न को दिखाया गया है। और पलटू बाबू रोड में एक कस्बे की कहानी है। तो यहां राइट आंसर हो जाता है जुलूस। नाम से ही लगता है कि जुलूस आया और रुक गया। 50, प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। प्रेमचंद के संबंध में यह कथन किसका है? तो यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगर आप उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार विचार, रहन सहन, भाव, भाषा, आशा आकांक्षा, सुख दुख, सूझ बूझ जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद से उत्तम परिचायक आपको नहीं मिल सकता है। यह कथन भी इसी से जुड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। त्रिशंकु कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? त्रिशंकु कहानी, देखिए, मैं हार गई, मैं हार गई, यही सच है, एक प्लेट सैलाब, 3 निगाहों की तस्वीर और त्रिशंकु। त्रिशंकु 1978 की कहानी है। तो राइट आंसर हो जाता है मन्नू भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है? कमलेश्वर का उपन्यास इसमें कौन सा नहीं है, यह बताना है।
एक सड़न 57 गलियां, डाक बंगला, लौटे हुए मुसाफिर, समुद्र से खोया हुआ आदमी, काली आंधी, तीसरा आदमी, आगामी अतीत, वही बात, सुबह दोपहर शाम, रेगिस्तान, कितने पाकिस्तान, बहुत महत्वपूर्ण है और ये सारे इनके उपन्यास हैं। ठीक है, तो यहां पर ए और डी, ये दो रचनाएं आ जाती हैं। तो यहां पर पीली आंधी प्रभा खेतान की रचना है, ये जरूर याद रखिएगा। यहां सुमेलित करना है, सुमेलित करना है। श्यामा स्वप्न, श्यामा का स्वप्न किसके मन में आएगा? ठाकुर साहब के मन में आएगा, ठाकुर जगमोहन सिंह। नरेंद्र मोहन, देवेंद्र, देवकी नंदन खत्री, नरेंद्र मोहिनी। मायाविनी कौन होंगे? जासूसी वाले गोपाल राम। पृथ्वीराज चौहान, बलदेव प्रसाद। ये रचनाएं आपकी सुमेलित हो गई। नेक्स्ट, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो, राम वृक्ष बेनीपुरी। निम्नलिखित में रेखा चित्र का तत्व नहीं है। अभिनेता नाटक का तत्व है, वर्ण विषय चरित्रोद्घाटन रेखा चित्र के तत्व हैं, व्यक्ति या घटना निजी अनुभूतियों का शब्दों के माध्यम से रेखांकित किया जाता है। पद्म सिंह शर्मा द्वारा पद्म पराग हिंदी का प्रथम जो है वह रेखा चित्र है, पद्म पराग। ठीक है, निम्नलिखित नाटकों और उनके रचयिताओं से संबंधित एक युग्म सही नहीं है। अज्ञातवास हारिका द्वारिका प्रसाद मिश्र, कामना जयशंकर प्रसाद, वरमाला गोविंद बल्लभ पंत, करबला उदय शंकर भट्ट। यहां पर आपको मिलाना है। देखिए करबला, करबला किसका है? आप सब जानते हैं, ये प्रेमचंद का है। किसका है? प्रेमचंद का है। नदी प्यासी थी, धर्मवीर भारती, रतिका कंगना, सुरेंद्र वर्मा। ठीक है, और अंजो दीदी, उपेंद्र नाथ अस्क। तो ये हो गया। अगला प्रश्न है, मुथ ख बुत्ता वारीख पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो देखिए, सदा सुखलाल किसकी रचना है? ये सदा सुखलाल की रचना है। लल्लूलाल ने प्रेम सागर, सिंहासन बत्तीसी, बैताल पच्चीसी, शकुंतला नाटक, माधोलन और राजनीति और लाल चंद्रिका नामक रचनाएं लिखी। सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान। आपको बताना है कि सदल मिश्र की जो रचना है नासिकेतोपाख्यान, केतोपाख्यान, इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम क्या है? और इंशाअल्लाह खां की रचना है उदय भानचरित या रानी केतकी की कहानी। 58 स्त्री विमर्श की निम्नलिखित कृतियों से उपन्यास रचना है। यहां पर एक रचना है पिछले पन्ने की औरतें। ये दरअसल उपन्यास भी है और इसमें सेक्स वर्कर के जीवन को ध्यान में रखते हुए एक स्त्री विमर्श भी खड़ा किया गया है। तो यहां पर ए आपका राइट आंसर हो जाता है। यह उपन्यास बेड़िया समाज की उन औरतों पर आधारित है जो सदियों से उपेक्षित और शोषित जीवन जीने के लिए विवश हैं। यह शरद सिंह का उपन्यास है, 2005 में आता है। और पचकौड़ी, कसबाई, सिमोन इत्यादि इनकी रचनाएं और मिलती हैं। नाटक और नाटककार का एक युग्म अशुद्ध है, यह आपको बताना है। करबला प्रेमचंद की रचना है। नदी प्यासी थी, धर्मवीर की रचना है। रतिका कंगना, सुरेंद्र वर्मा, अंजो दीदी उपेंद्र नाथ अस्क की है। जुलूस रुका है शीर्षक रिपोर्टाज के लेखक कौन है? जुलूस रुका है विवेकी राय का है। बंगाल का काल, अल्मोड़े का बाजार, स्वराज भवन प्रकाश चंद्र गुप्त का है। युद्ध यात्रा धर्मवीर भारती का है। तो राइट आंसर हो जाएगा जुलूस रुका है विवेकी राय। निम्नलिखित में से एक युग्म सही नहीं है। हमारे जवाहरलाल नेहरू, लक्ष्मण प्रसाद भारद्वाज, लोहिया। यहां पर महायोगी जो रचना है, महायोगी शिव प्रसाद सिंह की नहीं है, बल्कि
इनकी रचना शिवप्रसाद सिंह की कौन सी है? उत्तर योगी श्री अरविंद रचना है। उत्तर योगी श्री अरविंद है। ठीक है। डायरी साहित्य से संबंधित कमलेश्वर की कृति है। डायरी साहित्य से कमलेश्वर की रचना है देश देशांतर, रघुवीर सहाय दिल्ली मारा प्रदेश और राजेंद्र अवस्थी सैलानी की डायरी। तो राइट आंसर हो जाएगा देश देशांतर। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी आलोचक मार्क्सवादी समीक्षक की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता? मार्क्सवादी समीक्षक की श्रेणी में नहीं रखता। देखिए, शमशेर हैं, रामविलास है, मुक्तिबोध हैं। जगदीश गुप्त एक कवि हैं जो कि मार्क्सवादी समीक्षक की श्रेणी में नहीं रखे जा सकते हैं। नई कविता के प्रमुख कवि हैं ये। ठीक है, चलिए। हिंदी साहित्य में प्राचीनतम आत्मचरित्र आत्मकथा किसका है? प्राचीनतम बहुत महत्वपूर्ण है, आप सब जानते होंगे। बनारसी दास जैन कृत अर्धकथानक। आपको बताना है कि यह रचना किस भाषा में है और इसमें क्या केवल गद्य में है या केवल पद्य में है या यह रचना चंपू में लिखी गई है। ये आपको कमेंट करके बताना है कि बनारसी दास जैन कृत अर्धकथानक जो है वह किस भाषा में है, भाषा बतानी है। और साथ ही साथ बताना है कि नगेंद्र की रचना का नाम क्या है। नगेंद्र ने भी एक रचना लिखी है जो इसी के आसपास की रचना है, वो कमेंट करके आपको बताना है। 65 निम्नलिखित में से एक आत्मकथा कमलेश्वर विरचित है। कमलेश्वर के द्वारा विरचित रचना बताना है। जो मैंने जिया यादों का चिराग, जलती हुई नदी, धरती धन अपने लोग, अपनी धरती अपने लोग, 3 खंडों में विभक्त है ये रामविलास शर्मा का। और बलराम का पीर पर्वत, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जूठन। जूठन की डेट आप सबको बतानी है। 1900 में ये रचना आती है। किस सन में आती है इसकी डेट बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। और कमलेश्वर की रचना यहां पर राइट हो जाती है बी, जलती हुई नदी। नाम इसलिए बड़ा नहीं कि वह नाम है, इसलिए बड़ा होता है कि इसे सामाजिक स्वीकृति मिली होती है। उपयुक्त पंक्ति के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 66 नंबर का प्रश्न है। देखिए, यहां पर हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है और ये जो उन्होंने कुटज, एकदम सही जवाब है 97, कुटज नामक एक रचना लिखी है जिससे संबंधित ये कथन उनका हो जाता है। 67 भूत के पांव पीछे, भूत के पांव पीछे निबंध के रचनाकार कौन है? देखिए, हरिशंकर परसाई हैं, इन्होंने बहुत बढ़िया निबंध लिखे हैं, व्यंग्यात्मक निबंध लिखे हैं। पगडंडियों का जमाना, जैसे उसके दिन फिरे, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, अपनी अपनी बीमारी, वैष्णव की फिसलन, विकलांग श्रद्धा का दौर, भूत के पांव, बेमानी की परत, सुनो भाई साधु, तुलसी चंदन घिसे, कहत कबीर, हंसते रहे रोते हैं, तब की बात और थी, ऐसा भी सोचा जाता है, पाखंड का अध्यात्म, आवारा भीड़ के खतरे। तो यहाँ इनकी रचनाएं हैं और रचनाकार हैं, व्यंग्यात्मक निबंध लिखते हैं हरिशंकर परसाई। जयशंकर प्रसाद रचित चंद्रगुप्त नाटक के पात्रों के विषय में कौन सा कथन गलत है? अलका गंगाधर गांधार राजकुमारी है, अलका गांधार राजकुमारी है, कल्याणी मगध की पटरानी है, कार्नेलिया भारत की सराहना करती है, राक्षस नंद का मंत्री है। ये आपको बताना है। तो कल्याणी जो है मगध की पटरानी नहीं है बल्कि मगध की राजकुमारी है। तो यहां पर ये बी ऑप्शन इसका गलत हो जाता है। भाषा के संबंध में कौन सा कथन गलत है? भाषा के संबंध, भाषा प्रतीक व्यवस्था है, सही बात है। हमारे यहां कुर्सी को कुर्सी कहा जाता है, कुछ जगहों पर कुछ दूसरा प्रतीक होगा। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, एकदम सही बात है। भाषा में प्रयुक्त शब्दों तथा उनके अर्थ का संबंध प्राकृतिक है, यह बात गलत है। प्राकृतिक संबंध नहीं है, वो स्थानिक होता है और प्रतीकात्मक होता है, हर जगह बदल सकता है। भाषा व्यवहार सामाजिक है, यह भी बात सही है। वृत्त ध्वनियों के उच्चारण में क्या होता है, यह आपको बताना है। दरअसल ये लिखा है वृत्त, ये जो आपके मसूड़ों की जड़ होती है, मसूड़ों की आपकी जो जड़ होती है उससे संबंधित यहां पर ध्वनियों की बात की गई है।
जिह्वा की नोक दंत पंक्तियों के ऊपर ऊपरी भाग का स्पर्श करती हैं। जिह्वा की नोक दंत पंक्ति का स्पर्श करती हैं। जिह्वा की नोक तालु का स्पर्श करती हैं। जिह्वा की नोक ओठों का स्पर्श करती हैं। तो यहां पर जिह्वा की जो नोक है दंत पंक्तियों के ऊपर मतलब ये दांत के जो मसूड़े हैं वहां पर ये स्पर्श करती है, तो यहां पर ए सही हो जाता है कथन। री ध्वनि है। ऋतु रसाणाम मूर्धः, बी सही हो गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अष्टम सूची के अंतर्गत भारतीय भाषाओं की व्यवस्था की गई है? तो ये बहुत आसान सा सवाल है। अनुच्छेद 351 में भारतीय भाषाओं का उपयोग किया गया है। 343 में संकीरात भाषा, 45 में प्रादेशिक भाषाएं, 49 में भाषा से संबंधित कुछ विधियां बताई गई हैं। 73 निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियां अयोगवाह हैं? अयोगवाह, अयोगवाह का मतलब है जिनको स्वर और व्यंजन दोनों में नहीं रखा जाता है। अर्थात अब यहां देखिए, तो अंग और अह इनको स्वर और व्यंजन दोनों में नहीं रखा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक युग्म गलत है। एक युग्म गलत है, यह आपको बताना है। तो यहां पर लेखा परीक्षक को ऑडिटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से महाप्राण ध्वनियां हैं। महाप्राण ध्वनियां क्या हैं? जिनके उच्चारण में अधिक प्राणवायु की आवश्यकता पड़ती है। द और धा, सॉरी द और धा नहीं था, ये ड है, सॉरी ढ, ठीक है, ढ और ध। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा क्लियर करते हैं। हाँ ठीक है, ये ढ और धा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक कथन सही है। सभी स्वर सघोष होते हैं, सभी स्वर अघोष होते हैं, सभी स्वर सघोष और अघोष दोनों होते हैं, सभी स्वरों में घोषत्व नहीं होता है। ये आपके 76 नंबर का प्रश्न है। देखिए, यहां पर सभी स्वर सघोष होते हैं, ये कथन एकदम सही है। यहां पर स्वर तंत्री के आधार पर वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, घोष और अघोष। तो यहां पर यह पहला कथन सही है। अगला प्रश्न, आकाशवाणी का ध्येय वाक्य क्या है? आकाशवाणी का ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, राइट आंसर। ई कॉमर्स के लाभ के संबंध में निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है। ई कॉमर्स के विषय में देखिए, तो भौतिक स्थिति का पता नहीं चल पाता, उसको छू नहीं सकते हैं आप। अमेजन फ्लिपकार्ट से कोई वस्तु आती है तो उसको आप छू नहीं सकते हैं। डी, निम्नलिखित में किसे अविकारी शब्द माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे अविकारी शब्द माना जाता है? अर्थात जिसमें कोई भी विकार नहीं आ पाता। जैसे हमने कहा अरे, तो जितने भी अव्यय वाले शब्द हैं उनको हम अविकारी मानते हैं, सारे अव्यय। भारतीय भाषा विज्ञान की परंपरा में मुनित्रयी के नाम से प्रसिद्ध विद्वानों में सम्मिलित नहीं है। मुनित्रयी, मुनित्रयी कौन कौन आ जाते हैं ये आपको बताना है। मुनित्रयी में पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन तीन लोग आते हैं, और इसमें हम भर्तृहरि को स्थान नहीं देते हैं, तो राइट आंसर भर्तृहरि। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधि के अतिरिक्त इनमें से कौन सी बोली समाहित की जाती है? प्रश्न आसान है तो थोड़ा जल्दी जल्दी कर ले रहे हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधि की तो ए बी सी तीन बोलियां आती हैं, अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सेवा इंटरनेट से प्राप्त नहीं है? इंटरनेट से कौन सी सेवा हमको प्राप्त नहीं होती है? तो देखिए, ई हार्वेस्टिंग, तो जुताई वाला काम जो है वहां से नहीं हो पाता है। ई हार्वेस्टिंग सेवा इंस्टाग्राम से नहीं प्राप्त होती है, बाकी सब हो जाती है। शब्द की परिभाषा क्या है? शब्द की परिभाषा क्या है? शब्द क्या है? एक ध्वनि है, ध्वनि का समूह नहीं है, एक ध्वनि है, ठीक है। लेस्ट, विशिष्ट पदरचना रीति ही कथन किस आचार्य का है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, काव्य शास्त्र से संबंधित प्रश्न है। रीति संप्रदाय के आचार्य जो हैं, वामन ने विशिष्ट पदरचना रीति कहा, कुंतक ने वक्रोक्त जीवितम कहा, आनंदवर्धन ने ध्वनिरात्मा काव्यस्य कहा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? विशिष्ट पदरचना रीति ही, अर्थात वामन, राइट आंसर हो गए।
मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूं। वाग्जाल मनुष्य को दुर्गतहीनता और परमुखोपेक्षिता से बचा न सके, जो हृदय को पर दुख संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। तो देखिए यहां पर एक आचार्य हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कि मानवतावादी आलोचक हैं, मानवतावादी आलोचक हैं, इसलिए आप इन्हीं का कथन मानेंगे। रामचंद्र शुक्ला रसवादी आलोचक हैं, नगेंद्र भी रसवादी आलोचक हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं ये कवि हैं। ठीक है, नेक्स्ट। व्यंग जीव है, कवित शब्द अर्थ गति अंग, सोई उत्तम काव्य है, वर्ण व्यंग प्रसंग। यह उक्त कथन किस कवि का है, किस आचार्य का है? तो यहां पर जब भी हम व्यंग की बात करेंगे तो प्रताप शाही, क्योंकि इनकी रचना का ही नाम है व्यंगार्थ कौमुदी। ठीक है, तो यहां पर ये राइट आंसर हो जाएगा। विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? दरअसल अरस्तु के पिताजी चाहते थे कि अरस्तु भी शल्य चिकित्सक बने, क्योंकि वो शल्य चिकित्सक थे, और इसीलिए उन्होंने अपने पिता के शल्य चिकित्सा वाले एक शब्द को चुराया और इसे विरेचन सिद्धांत नाम दिया। अरस्तु का सिद्धांत है। रस निष्पत्ति का समीक्षा संबंधी अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत किस आचार्य का है? देखिए इस सिद्धांत का नाम उसी से जुड़ा है। अभिव्यक्तिवाद अभिनवगुप्त, उत्पत्तिवाद भट्टलोल्लट, अनुमितिवाद शंकुक और भुक्तिवाद भट्टनायक। तो अ से अभिव्यक्तिवाद और अ से अभिनवगुप्त, तो राइट आंसर हो जाएगा आचार्य अभिनवगुप्त। रस निष्पत्ति के संबंध में भावकत्व और भोजकत्व व्यापार की उद्भावना किसने की है? चलिए, तो यहां पर देखिए भोजकत्व और भावकत्व, भाव से भोजन कौन करने जाता है? तो नायक करने जाता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। अवयो अनुरूप प्रथमस्तु वेशो वेशानुरूप गति प्रचार। औचित्य के संबंध में यह कथन किसका है? तो यह कथन है भरत मुनि का नाट्य शास्त्र में। ठीक है, औचित्य पर उनका कथन है। अगला प्रश्न 91, काव्यालंकार सूत्र इसमें से किसकी रचना है? बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए वामन ने काव्यालंकार सूत्र वृत्ति लिखा, भामह ने काव्यालंकार लिखा, जयदेव ने चंद्रालोक और दंडी ने काव्यादर्श लिखा। तो वामन ने सूत्र वृत्ति और भामह ने काव्यालंकार लिखा, तो वामन की रचना हो जाती है यहां पर डी। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचर्चते, यह किस आचार्य की पंक्ति है? काव्य की शोभा, तो यह काव्य की शोभा की बढ़ाने वाले, तो यहां पर बात आती है आचार्य दंडी की। और भी आचार्यों ने क्या कहा है? तो तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि मम्मट का है, काव्य दोषम गुणालंकारम साहित्यो शब्दार्थ वर्तते, यह वामन का है, और शब्दार्थो काव्यम यह रुद्रट का है। ठीक है, ये आपके कथन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदो सौ सुगुणो सगुणों सालंकारो काव्यम, यह उक्त किस आचार्य की है? तो यहां पर यह कथन है हेमचंद्र का। किसका है? हेमचंद्र का है। अंगी करोति चह काव्यम शब्दार्थ वनलंकृति जयदेव का है, और काव्य से आत्मा ध्वनृति बुद्धैर्य सम्मानत पूर्व आनंदवर्धन का है, और वाक्यम रसात्मकम काव्यम कनाथ का है। उत्तर आधुनिकता शब्द का प्रयोग कला के संदर्भ में किसने किया? तो बहुत बढ़िया है, ये दरअसल पाश्चात्य विचारक हैं जॉन वॉर्थ। जॉन वॉर्थ ने आधुनिकता उत्तर आधुनिकता शब्द का प्रयोग 1967 में किया, जो कि कला के संदर्भ में किया। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। उक्त कथन किस आचार्य का है? रसवादी आचार्य हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो उन्हीं का कथन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नंदुलारे वाजपेयी का एक कथन है, काव्य तो प्रकृत मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्य में चित्रण है जो मनुष्य में स्वभावता अपने अनुरूप स्वभाव इच्छा और सौंदर्य संवेदना उत्पन्न करता है। कविता भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव भाव से पलायन है। व्यक्ति की अभिव्यक्ति नहीं, उससे मुक्त का नाम है। देखिए जब भी पलायन शब्द आ जाए तो याद करेगा कि इल्लियां जो है वो पलायन करती हैं। तो इल्लियां मतलब यहां जो हमारा एक ट्रिक बनेगा वो किससे जोड़कर बनेगा? वह बनेगा इलियट से। इलियट माने इल्ली समझ के याद करना है, पलायन कर जाती हैं।
अमी झरते चहु ओर सो नयन ताप हरिलेत राधा जू के वदनयस चंद उदित के ही देव। उदाहरण में कौन सा अलंकार है? देखिए बहुत आसान सा है। देखिए जब भी किसी छोटी वस्तु से बड़ी वस्तु की तुलना किया जाए, उल्टा कर दिया जाता है, तो जहां पर भी उल्टा कर दिया जाए उपमा का, वहां क्या हो जाता है? प्रतीप अलंकार हो जाता है। ठीक है, यह साम्य मूलक अर्थालंकार है, उल्टा या विपरीत होता है, उपमा का बिल्कुल उल्टा होता है। प्रसिद्ध उपमान को उपमेय और उपमेय को उपमान सिद्ध करके यहां पर बात की जाती है। 98 यहां पर कूट का मिलान करना है। रिचर्ड्स, रिचर्ड्स का जो है वो मूल्य सिद्धांत है। ठीक है, अरस्तु अनुकरण सिद्धांत है। इलियट निर्वैक्तिकता का सिद्धांत, इल्लियां बहुत निर्वैक्तिक होती हैं। कॉलरिज कल्पना का सिद्धांत, किसी के पास आप कॉल करिए तो पहले ही कल्पना करेंगे कि तुम्हारी आवाज बहुत सुंदर है, तुम बहुत सुंदर लगती होगी। पहले लोग मिस कॉल मारते थे ना, ऐसे मिस्ड कॉल मार दिए, हेलो, नए नंबर आया तो इतना प्यार से बोलते हैं, इसे पता ही नहीं लगता है। हेलो, तो कह रहे तुम्हारी आवाज इतनी सुंदर, तुम कितनी सुंदर होगी। ऐसे लोग करते थे ना। तो कल्पना से कैसे जुड़ेंगे? कॉलरिज से जोड़ेंगे तो आसानी से याद रहेगा। कॉलरिज कल्पना का सिद्धांत, कॉल करेंगे तो कल्पना आएगी। अरस्तु अनुकरण। रिचर्ड, रिचर्ड क्या है? आईएएस, आईएएस रिचर्ड, आईएएस इनको याद समझ के याद करना है। तो जब भी आप आईएएस की परीक्षा देते हैं तो मूल्य आपका परखा जाता है। अरस्तु का अनुकरण आपको मालूम है। इल्लियां जो होती है बड़ी निर्वैक्तिक होती, किसी के घर में पहुंच गई, खेत में पहुंच गई, पूरा चौपट कर देंगी। ठीक है, याद हो गया आपको। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? गारसाद तासी ने किया। इस्तवार दलाल इतरुत्तर एंदुई हिंदुस्तानी जिनके ग्रंथ का नाम है। आपको बताना है कि इस्तवार दलाल इतरुत्तर एंदुई हिंदुस्तानी में एंदुई और हिंदुस्तानी का क्या अर्थ होता है? एंदुई और हिंदुस्तानी का क्या अर्थ होता है, ये आपको कमेंट करके हमें बताना है। एंदुई और हिंदुस्तानी का अर्थ क्या होता है? चलिए 100 नंबर का प्रश्न। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं, इसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। तो यहां पर पृथ्वीराज रासों के विषय में यह कथन कहा गया है। आचार्य शुक्ल ने चंद्रबरदाई के द्वारा रचित पृथ्वीराज रासों के संबंध में यह बात कही है। ग्रियर्सन मिश्र बंधु, कर्नल टाट, श्याम सुंदर दास, मोहन विष्णुलाल पांड्या और दशरथ शर्मा ने इसे प्रामाणिक माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, मुंशी देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास ने इसे अप्रामाणिक ग्रंथ माना है। आपको कमेंट करके बताना है किसे जाली ग्रंथ किसने कहा है, इसे जाली ग्रंथ किसने कहा है पृथ्वीराज रासो को, ये कमेंट करके आपको हमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग किया गया है? कड़वक शैली का प्रयोग किया गया है तो पाहुड़ दोहा, पाहुड़ दोहा जो कि राम सिंह की रचना है, कड़वक शैली का प्रयोग हुआ है। चौपाई के साथ दोहा देखने की पद्धति है, कड़वक शैली का है। और पौमचर्यु प्रथम कड़वकबद्ध रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा को संधा भाषा कहा गया। तो ये आप सब जानते हैं किसे कहा गया है। ठीक है, शुक्ला जी ने कहा। तो सिद्धों ने, एकदम राइट आंसर है सिद्ध। अब लेकिन आपको यह बताना है कि सिद्धों की भाषा को संधा भाषा किस आलोचक ने कहा है, किस आलोचक ने इसे संधा भाषा कहा है। ठीक है, किसने इसे संधा भाषा नाम दिया है, यह आपको हमें कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्तिकाल सगुण धारा फुटकल रचनाएं शीर्षक के अंतर्गत वर्णित किस कवि के लिए कहा है? को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदय और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वो संस्कृत साहित्य में सामग्री लेकर अपने साहित्य और रचना की कौशल की धाक जमाना चाहते हैं। चलिए 103 नंबर का, एकदम सही बात है, केशवदास। यही वाला जो कथन है, कवि हृदय नहीं मिला था, ये शुक्ल जी कहे थे। लेकिन बहुत सारे लोग एक आपको कहते हुए मिलेंगे कि रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि केशव कठिन काव्य के प्रेत हैं, लेकिन उन्होंने कहीं भी यह बात नहीं कही थी। ठीक है, हरप्रसाद शास्त्री, ठीक है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? बहुत आसान सा सवाल है, जॉर्ज ग्रियर्सन। आपको बताना है कि इसका हिंदी अनुवाद किसने किया। आपको बताना है कि इसका हिंदी अनुवाद किसने किया और किस सन में किया। मैं बता दूं कि भारत की आजादी के 100 साल बाद किया गया और किसी किशोरी ने किया था। आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? कुछ आसान से प्रश्न भी हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा। अमान अमानस के परि झिलमिल चंदा पूनम के धरि सूर, माद के परि व्यंद गरजे बाजत अनहद दूर। यहां पर अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी संत का नाम क्या है? चलिए, तो राइट आंसर है गोरखनाथ। पृथ्वीराज रासो में कितने समय सर्ग हैं? ये सब जानते होंगे आप सब। तो यहां पर 69 समय या सर्ग है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? ये आप सब जानते होंगे, बीज वपन काल। बहुत आसान है। हिंदी साहित्य के आदिकाल को आधार काल नाम किसने दिया है? तो ये भी आप सब जानते होंगे। तो आधार काल दिया है मोहन अवस्थी ने। साहित्य को जनता के चित्तवित्त का संचित प्रतिबिंब किसने माना है? तो बहुत आसान सा प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जो आसान प्रश्न है उसको जल्दी जल्दी कर लेंगे। लोक वार्ता के संबंध में निम्नलिखित में से एक कथन सत्य है। लोक वार्ता, लोक में प्रचलित पुरानी प्रथाओं, धारणाओं, विश्वासों से संबंधित अलिखित साहित्य या पौराणिक बातें जो पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तित और विकसित होती जाती हैं, उन्हें लोक वार्ता कहते हैं। और लोक वार्ता में पीढ़ी दर परिवर्तन या विकास होता जाता है, यह कथन सत्य है। अंधा युग के विषय में कौन सा कथन गलत है? अंधा युग कृष्ण भक्त की प्रतिष्ठा नहीं की गई है। अंधा युग 1955 में धर्मवीर भारती द्वारा रचित गीति नाट्य है। इसमें महाभारत के 18वें दिन के युद्ध के बाद की कथा का वर्णन है और मृत्यु कृष्ण की जब हो जाती है तो यह कथा समाप्त हो जाती है। कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का सत्य, गांधारी का साप, विजय क्रमिक आत्महत्या, यह 5 खंडों में यह विभक्त है और प्रभु की मृत्यु के साथ ही इस नाटक की समाप्ति हो जाती है। तो यहां पर ये ऑप्शन है। जकी उपमान से कौन प्रसिद्ध कवि हिंदी में उर्दू गजलें लिखता था? जकी नाम से। तो ज से जकी और ज से जगन्नाथ दास रत्नाकर। प्रगतिवादी काव्य के विषय में कौन सा कथन गलत है? प्रगतिवादी काव्य के संबंध में कौन सा कथन गलत है? देखिए, द्वंदात्मक भौतिकवाद यानी कि कार्ल मार्क्स का मार्क्सवादी सिद्धांत इसमें हावी था, ये एकदम सही बात है। इसमें शोषितों के प्रति सहानुभूति है, एकदम सही बात है। इसमें धार्मिक भावनाओं का अवशेष आदर है, ये बात गलत है। शोषण मूलक लोकतंत्र का प्रहार किया गया है। तो इसमें धर्म का भी विरोध है क्योंकि वो कहता है धर्म अफीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है आपको। गोरखनाथ और उनका युग, रांगेरा घो, नाथ संप्रदाय, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, पीतांबर दत्त बड़थवाल। सिद्ध साहित्य, धर्मवीर भारती। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता कौन है? हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, नंद दुलारे बाजपेयी। बहुत महत्वपूर्ण रचना है, यह निबंध और आलोचना दोनों में आती है। शिव कुमार शर्मा का हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियां, गुलाब राय का हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, ये रचना है। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे बाणी के डिक्टेटर थे, कथन किस आलोचक का है? देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनको बाणी का तानाशाह कहा, लेकिन शुक्ल जी ने इनकी भाषा की आलोचना की थी। निम्नलिखित में से वल्लभाचार्य के शिष्यों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य के शिष्य कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास थे। गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास, विठलनाथ के शिष्य थे। तो यहां पर नंददास और चतुर्भुज दास ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल नाम देने वाले विद्वान कौन से हैं? कला काल किसने कहा? तो एकदम राइट आंसर हो जाएगा रमाशंकर शुक्ल प्रसाद। अगर साथियों यूजीसी नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के नए बैच से आप सब जुड़ना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 9628 95 92 37। तो साथियों स्वतंत्रता बैच अभी नया लॉन्च हुआ है। बैच का नाम है स्वतंत्रता बैच। ठीक है, आप इससे जुड़ सकते हैं और इसी नंबर पर व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। आज का एपिसोड आप सबको कैसा लगा जरूर बताइएगा। देखिए कुछ प्रश्नों को बहुत फास्ट मैंने कराया, फास्ट मोड में कराया है, जो आसान थे, जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसकी थोड़ी डिटेलिंग भी बताई है, क्योंकि आप लोग चाहते भी हैं कि अंतिम समय में शॉर्ट रिवीजन हो जाए, प्रश्न अधिक हो जाए और डिटेलिंग कम बताई जाए। तो हमने लगभग प्रयास वही किया है कि 1.5 घंटे में 120 प्रश्न करवाया है। तो आज की कक्षा आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि।